गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे और नो डाउट अगर आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती है तो फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्रीफिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, लेकिन आज फिर हम उन्हीं चीजों को लेंगे और एलोबरेट करेंगे, सारे के सारे इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोगों ने यहां पर कोई एक वैक्यूमाइज्ड ट्यूब ली हुई है और इस वैक्यूमाइज्ड ट्यूब में यहां एक हम लोगों ने विंडो बनाई हुई है और ये विंडो क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि यहां से आने वाले हर रेडिएशन को ये अंदर जाने दे। नॉर्मली जो ग्लास हम लोगों का होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोक लेता है या व्हाटएवर सो कुछ दूसरे रेडिएशंस को रोक लेता है। तो क्वार्ट्ज की एक खासियत होती है कि ऑलमोस्ट रेडिएशंस इसके अंदर से पास हो जाते हैं, इसलिए क्वार्ट्ज विंडो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फोटो सेंसिटिव प्लेट ली है जिसका वर्क फंक्शन एडिक्वेट है, बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन नहीं है, तो इजीली यहां से हम लोगों का फोटो एमिशन हो सकेगा, ऐसा हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। ये दूसरी प्लेट को हमने कलेक्टर कहा है, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करेगी। डियर स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट किया है हम लोगों ने एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या बैटरी सोर्स से, और इस बैटरी सोर्स को हम लोगों ने एक पोटेंशियो डिवाइडर के थ्रू लगाया है। पोटेंशियो डिवाइडर का फंक्शन ये होता है कि हम पोटेंशियो डिवाइडर की हेल्प से इस कलेक्टर प्लेट को या फोटो सेंसिटिव प्लेट को पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज कलेक्टर पोटेंशियल को हम लोग कोई भी पोटेंशियल, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो और इट मे बी नेगेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू फोटो सेंसिटिव प्लेट होगा। ये काम हम लोग इस पोटेंशियो डिवाइडर की हेल्प से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सर्किट के अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बात फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक माइक्रो एम्पियर मीटर लगाते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ से काफी लिटिल या काफी लेस करंट्स हमारी फ्लो होती हैं। कलेक्टर प्लेट और फोटो सेंसिटिव प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ये जानने के लिए हम लोग इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब यहां इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ क्वांटिटीज हम लोगों को निकल के आएंगी, मिलेंगी, उनको डिस्कस करना होगा। तो देखिए, मैं यहां से जो रेडिएशंस इसके ऊपर गिराऊंगा उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी एक इंटेंसिटी होगी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी जो मैं यहां से इंसिडेंट कराऊंगा वो इन रेडिएशंस की एनर्जी को गवर्न करेगी और एच न्यू के टर्म्स में एनर्जी हमारी यहां पे गवर्न होकर के मिलेगी। जहां तक इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिटी क्या है? एग्जैक्टली इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के ऊपर हम लोग कितनी एनर्जी यहां इंसिडेंट करा रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसे हम लोग इंटेंसिटी कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंसिडेंट इंटेंसिटी के बिहाफ पर हम लोगों को यहां फोटोन्स मिलेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। हमें जो रिजल्ट की फॉर्म में मिलेगा, एक तो इस माइक्रो एम्पियर के थ्रू करंट आई मिलेगा, मैंने स्मॉल से यहां पे डिनोट किया है, इसको मैं कह सकता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट्स, इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को गवर्न करने वाला ये पोटेंशियल और हो सकता है। तो एक यहां पैरामीटर होगा पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू कलेक्टर, मैं सीधे सीधे कहूंगा पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू कलेक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां चार पैरामीटर हो गए, 1 2 3 4। मुझे इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करना है विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, विद रेस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे यहां पे तीन ग्राफ बनेंगे। मैं कह सकता हूं आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आई वर्सेस इंटेंसिटी, आई वर्सेस पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट।
नो डाउट ये कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल मैं अप्लाई कर रहा हूं, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो और इट मे बी नेगेटिव। हैंस वाई ये जो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा वो बड़ा मजेदार सा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। तो एक एक करके हम लोग इन सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आगे हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, जैसे सबसे पहला हेडिंग हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट, जिस समय हम लोग इंटेंसिटी का ग्राफ रीड कर रहे होंगे उस समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करेंगे एज वेल एज पोटेंशियल को कांस्टेंट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लोग करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे तो यहां इंटेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट करेंगे एज वेल एज पोटेंशियल को कांस्टेंट करेंगे। सेम एज व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद रेस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल एट कलेक्टर प्लेट, तब हम लोग इंटेंसिटी को कंट्रोल कांस्टेंट करेंगे और एज वेल एज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करेंगे। तो जब भी हम लोगों को कोई भी एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी क्वांटिटी के साथ में देखना है तो बाकी के सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट करना होगा। वन थिंग मोर, इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप में हम लोगों ने यहां वेरिंग नहीं दिखाई है, लेकिन ये भी वेरिंग हो सकती है। इवन दैट वैक्यूम हम लोगों ने किस एक्सटेंट तक किया है ये भी हमारा यहां वेरिंग हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन दोनों चीजों को ऑलरेडी कांस्टेंट कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ इसमें हमें मिलता है, लेकिन जो अभी हमें 12th के लिए करना है वो इन्हीं चारों ग्राफों को डिस्कस करना है। और ये चार ग्राफ अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। कंक्लूजन्स के बेसिस पे हम कह पाएंगे कि इस तरह की थ्योरी जो है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है, वो वेव ऑप्टिक्स नहीं हो सकती या रे ऑप्टिक्स नहीं हो सकती। तो उसके बिहाफ पे हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। यही सब हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो हमें क्या करना है ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और एक चीज और छोटी सी मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। कंक्लूजन पहले ही देना चाहूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे लेकिन हम लोग कंक्लूजन देना चाहेंगे। यहां एक एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, जो एनर्जी आप यहां से इंसिडेंट करा रहे हो उस एनर्जी का एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस तक लाने में यूज हो रहा है, जिसे मैं वर्क फंक्शन कहता हूं। लास्ट क्लास में वर्क फंक्शन की वैल्यू को मैंने एच न्यू नॉट लिखा था और न्यू नॉट को मैंने यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। रिमेनिंग जो एनर्जी होगी, मान लीजिए आपने ई एनर्जी यहां से इंसिडेंट कराई तो एक पार्ट तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में यहां पे खर्च हो गया, खत्म हो गया। अब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के टर्म्स में। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहां लगाता हूं तो एनर्जी इंसिडेंट फ्रॉम आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स V इक्वल्स टू दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, इसको और एलोबरेट करना चाहें तो जो बाहर से हम लोग एनर्जी गिरा रहे हैं दैट इज एच न्यू, वर्क फंक्शन की एनर्जी की बात की तो दैट इज एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो 1/2 mv², where m is the mass of photoelectrons and v is the velocity acquired by the photoelectrons। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एनर्जी कंजर्वेशन मेरे को और समझाना है, हालांकि इसे हम लोग फोटो आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। और दी भी ये आइंस्टीन ने ही थी। मैंने यहां भी आइंस्टीन को बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगी वो दो पार्ट में हम लोगों को मिल सकती है, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के। अब मैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, किस तरीके से हम लोगों को ग्राफ मिलता है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसी का ग्राफ यूज कर लेता हूं, कंपैरेटिवली आसान रहेगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये हम लोगों ने यहां पे एक छोटा सा ग्राफ शो किया हुआ है और इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ली है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल आई से डिनोट किया और दैट इज स्पेशली एनर्जी ओवर एरिया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा बढ़ता है। मैंने यहां सैचुरेशन करंट्स की बात नहीं की है, लास्ट क्लास में सैचुरेशन करंट्स को भी यहां पे एक्सप्लेन किया था, आज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ जहां तक ये लीनियर ग्राफ मिलता है वहीं तक की डिस्कशन दी है।
अब इससे कंक्लूजन क्या मिलता है ये भी मैं बता देता हूं। देखिए होता क्या है, ये मेरे पास फोटो सेंसिटिव प्लेट है। अब यहां पे जितने नंबर ऑफ फोटोन्स आकर के टकराएंगे तो वन बाई वन नंबर ऑफ फोटोन्स बोले तो अगेन इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितने ज्यादा फोटोन्स टकराएंगे या जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स यूनिट सरफेस एरिया पे टकराएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे उतने ही ज्यादा करंट मेरी फ्लो होगी। इस चीज को मैंने यहां इस ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट्स। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट करंट के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या होगा ये बात हमने समझने की कोशिश की है। और भी मैं आगे इसे एक्सटेंड कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां से इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा हूं, खूब ज्यादा मैंने बढ़ा दी। अब यहां हर फोटो इलेक्ट्रॉन से एक एक फोटोन आकर के टकरा गया। इसके बाद जो फोटोन बचे वो क्या करेंगे? वो तो बेसिकली एक तरह से यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि यहां टकराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही पहले से अवेलेबल नहीं है, तो बाहर क्या निकलेगा? जब 100% फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई भी इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर नहीं होगा, जिसको मैं सैचुरेशन करंट के नाम से जानता हूं, जैसा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग और आगे बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेना चाहेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को हम लोग कैसे यहां पे डेलिब्रेट करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम मैं यहां पे बना देता हूं। ये मान लीजिए मैंने यहां इंसिडेंट फोटोन्स या इंटेंसिटी गिराई। अब यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी। ke1 कह देता हूं, ke2 कह देता हूं, ke3 कह देता हूं, व्हाटएवर सो ke4 कह देता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या लगाया हुआ है? यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देता हूं तो बिल्कुल क्लियर है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल मैं इसको प्रोवाइड करूंगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी एनर्जी बहुत कम थी या जीरो एनर्जी भी थी, बस सरफेस पे निकल के आ गए थे, जिनकी जीरो एनर्जी भी थी, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अल्टीमेटली यहां फ्लो होने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं तो देखिए बेसिकली 3 ग्राफ हैं, 1 2 3। यहां पे हम लोगों ने I1 I2 I3 3 अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए ग्राफ लिया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इन 2 ग्राफ को हटा देता हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कोई भी इंटेंसिटी I1 है जो कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट इंटेंसिटी I1 पर मैं एनोड पोटेंशियल जो मैंने इस प्लेट पे लगा रखा है इसको मैं एनोड पोटेंशियल कह रहा हूं, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो यहां से फ्लो हो रही है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, ये नेगेटिव से शुरू होता है और नेगेटिव से शुरू होकर के ये पॉजिटिव में जाकर के सैचुरेशन करंट हो जाती है, कांस्टेंट करंट हो जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, समझिए क्या है। डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव पोटेंशियल, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरी क्या है? 0 है। ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। यहां मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं विद नेगेटिव चार्ज हैं। अब मैंने इस प्लेट को भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नेगेटिव V0 पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। अब ये नेगेटिव V0 पोटेंशियल क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो एक पर्टिकुलर स्थिति में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पे ke है, अगर ये बराबर हो जाए E इंटू वी। अब ये E इंटू वी क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और V ये पोटेंशियल है जो आपने यहां पे अप्लाई कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाहर से लगने वाले रिपल्सिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के जहां बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मेरा चेकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा, वहां से आगे नहीं जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन वहां से आगे नहीं जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी 0। इसी चीज को हम लोगों ने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, शो कर रखा है। और नो डाउट ये जो माइनस का V0 है इसको हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू पॉजिटिव प्लेट। इसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट है। नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू पॉजिटिव प्लेट एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज जीरो इज टर्म्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया। अब चूंकि मैंने यहां पे पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ था, आपको याद हो, मैं इस पोलरिटी को चेंज कर सकता हूं, इसको मैं पॉजिटिव दे सकता हूं, जीरो दे सकता हूं, नेगेटिव दे सकता हूं। तो मैंने नेगेटिव एक एडिक्वेट वैल्यू दे दी जिस पे मेरी फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो है। फिर धीमे धीमे करके पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, जीरो कर रहा हूं, फिर पॉजिटिव कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एडिक्वेट थी वो जीरो पोटेंशियल पे भी पहुंचने लगे। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एडिक्वेट नहीं थी, कम थी, वो यहीं पर रुके हुए थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाया, पॉजिटिव कर दिया। जब इस पॉजिटिव पोटेंशियल को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो थी या जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत कम एनर्जी थी, वो भी अब अट्रैक्ट होकर के यहां पहुंचने लगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं इस पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे रीचिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा बढ़ेगा। इस चीज को हमने यहां पे समझाया हुआ है कि हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हुए पहले जीरो पे लेके आ रहे हैं, तो यहां पे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक एडिक्वेट फ्लो कर रही है। लेकिन अगर मैं और ज्यादा बढ़ाता हूं एनोड पोटेंशियल को, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऐसी स्थिति में करंट पहले बढ़ती है। लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से इजेक्ट हुए थे यहां पहुंचने लगेंगे, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तो एक ग्राफ हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। अब नो डाउट ये दूसरे, तीसरे, चौथे जो ग्राफ दे रखे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए है। और जो सीबीएसई की नेचर में देख रहा हूं, वो अब पिछले 5-6 साल से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही देता है। यानी एक साथ वो 3 पैरामीटर्स की बात करता है। तो 2 पैरामीटर हमने यहां डिस्कस किए, पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं इंटेंसिटी को भी बढ़ाता हूं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। वही चीज हम लोगों ने इंटेंसिटी 2 और इंटेंसिटी 3 पे दिखा रखी है। ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ऑब्वियसली हम लोगों की जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल मैंने यहां से डिस्कस किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने डिफाइन किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन E इंटू वी। बच्चों ये कोई नया रिलेशन नहीं है, वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू वी होता है। वर्क डन को ही मैं यहां पे एनर्जी कह रहा हूं या पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं। Q को मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर रिप्लेस कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेरा यहां से बाहर निकलता है। और V को मैंने रिप्लेस किया है V नॉट से, बिकॉज ऑफ V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्पेशल नेम गिवन टू। और ये किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किस समय, जब ये इलेक्ट्रॉन मेरे चेकआउट हो गए, ना तो पीछे जा रहे हैं ना तो आगे आ रहे हैं। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को तो मैं EV नॉट ही कहता हूं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv स्क्वायर कह सकता हूं, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा, नेक्स्ट ग्राफ के बारे में डिस्कशन देना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लिख रखा है। आप इसको एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हैं, नोट्स आप एज इट इज बना सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारी की सारी यहां रेड या वॉयलेट कलर से मैंने यहां पे मेंशन की हुई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने डिफाइन कर रखा है। इसका इफेक्ट किस तरह से होता है, इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां काइनेटिक एनर्जी को मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर प्लेस करके फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। डिफरेंट इंटेंसिटी को लेकर के हम लोगों ने डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट कॉन्सेप्ट किया हुआ है, तो डिफरेंट इंटेंसिटी का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। हाँ, एक बात ध्यान रहे, 3 पैरामीटर्स हम एट ए टाइम यहां पे पढ़ रहे हैं। चौथा पैरामीटर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये भी कहीं ना कहीं मेरा टॉपिक रिपीट हो रहा है। कल हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं। देखिए क्या था, सिंपल सा वही अरेंजमेंट मैं यहां फिर लेता हूं। यहां मैंने ये इंसिडेंट फोटॉन्स की बात की, ये यहां पे पोटेंशियल अप्लाई किया,
और ये यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से जो एनर्जी इंसिडेंट इसके ऊपर करा रहा था वो एनर्जी थी एच न्यू। तो यहां पे देखिए एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो वेरी करता नहीं है। फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी कर सकता हूं। मैंने अल्ट्रावायलेट रीजन यहां से गिराया तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रारेड गिराया तो कंपैरेटिवली लेसर फ्रीक्वेंसी है, गामा, रेडियो, व्हाटएवर सो कोई भी रेडिएशंस आप यहां गिराते हैं तो फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन क्वार्ट्ज का क्रिस्टल मैंने यहां पे लिया हुआ था जिसके थ्रू पास करा रहा था, उसका पर्पस सिर्फ इतना सा था कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहां से फ्लो होने वाली फोटोइलेक्ट्रिक करंट आई और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आता है। यहां पे आई आता है और यहां पे फ्रीक्वेंसी आता है। इसका सीधा सीधा सा कॉन्सिक्वेंस ये जाता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम है फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा जीरो रहता है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होता है, नॉन जीरो वैल्यू शुरू होती है, उसको मैं कहता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे करंट मेरी बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सी बात है कि यहां वर्क फंक्शन के बराबर तो एच न्यू नॉट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली जस्ट सरफेस तक आने में। फिर इसके बाद अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो ऐसी स्थिति में वर्क फंक्शन के साथ साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ एनर्जी और होगी जिसे मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जान रहा था। इसको मैंने हाफ mv स्क्वायर कहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं यहां से फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सामने वाली प्लेट पे रीच करने लगेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे इंक्रीज होती चली जाएगी। मैं पीक पे पहुंच गया। अब पीक के बाद की बात क्या होगी, मैं फिर भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेरे को जितनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाने के लिए वो हर इलेक्ट्रॉन के पास है। जब हर इलेक्ट्रॉन के पास है तो 100% इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचने लगेंगे जितने भी यहां से इजेक्ट हुए। ऑब्वियसली उसके बाद स्कोप मेरा जीरो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने का। अल्टीमेटली ये सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट यहां भी हम लोगों को मिलेगा। कीपिंग द कॉन्सेप्ट, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली जो प्लेट थी, जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहां पे प्रोवाइड किया था, ये कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, वैक्यूम कांस्टेंट है, बाकी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तब हम लोगों को ये ग्राफ मिल रहा है। तो यहां से एक नई बात हम लोगों को मिलती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रास्प कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ी, छोटी छोटी पढ़ी, बड़े आराम से पढ़े। अब आगे बढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दे रखा है डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। यहां पे आप देखेंगे तो ये हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंट ले रखे हैं। तो यहां भी हमने तीन क्वांटिटी को एट ए टाइम डिस्कस किया है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली हैं, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल लिए हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ली है। तो मैं एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ग्राफ 1 की बात करता हूं जहां से मेरा माउस चल रहा है, पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ग्राफ 2 की बात करता हूं और पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मैं ग्राफ 3 की बात करता हूं। बाकी और भी ग्राफ इस तरीके के बनाए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब देखिए यहां हमने करंट को टारगेट नहीं किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को टारगेट नहीं किया है, हमने यहां टारगेट किया है किसको, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को, जो हमने यहां से गिराई थी बाहर से, इसकी फ्रीक्वेंसी को टारगेट किया है, एज वेल एज यहां जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया या जीरो पोटेंशियल दिया या पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसको टारगेट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यहां पे मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν1 जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है। दूसरे किसी कॉन्सेप्ट के लिए मेटल बी के लिए क्लियर लिख रखा है हमने, मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूसरी हम लोगों ने V0 या ν0 कहा है। ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, इसके आगे ये सारे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हैं, इसके आगे नेगेटिव हैं डियर स्टूडेंट्स।
तो देखिए ये ग्राफ मेरे को यहां हाइपोथेटिकली मिलता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 मैंने लिया, ये वाली वैल्यू ली। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरी क्या है, अभी 0 है। लेकिन जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मेरा बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव में। कैसे, वो समझिए डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहां से पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला। ν1 के लिए ke1 निकला, ν2 के लिए ke2 निकला, ν3 के लिए ke3 निकला। ऑब्वियसली जब ये फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली बढ़ रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी भी ग्रेजुअली बढ़ेंगी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को अपोज करने के लिए तो काम कर रहा था ये पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मेरा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं हाइपोथेटिकली इसको यहां पे वापस ला सकता हूं। यहां से एक बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट, एक असाइनमेंट मैं आपको देना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लोप के बारे में जरा सोचिए। मेटल ए के लिए ये स्लोप निकल के आ रहा है, मेटल बी के लिए ये स्लोप निकल के आ रहा है। ये स्लोप आपको क्या दे सकता है, कौन सी क्वांटिटी निकलेगी? क्लू दे देता हूं, हिंट दे देता हूं। डायमेंशन एनालिसिस को यूज कर लेना, ज्यादा आसानी से पता लग जाएगा कि लाइन का स्लोप जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में होती है क्या देगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे रखा है, इन्हीं सारी चीजों को बता रखा है डियर स्टूडेंट्स। मैंने हर एक एक पॉइंट को यहां पे क्लियर किया हुआ है, जितना भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। यहां पे मैंने बता रखा है आपको 10⁻⁹ सेकंड के अंदर, यानी नैनो सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, फोटो एमिशन हो जाएगा। अगर 10⁻⁹ सेकंड में नहीं हो रहा, इसका मतलब फिर फोटो एमिशन नहीं होगा। ये जो भी ग्राफ हम लोगों ने पढ़े, ऊपर से जो भी कंक्लूजन हम लोगों ने निकाले, उन्हीं कंक्लूजन्स के बेसिस पे हमने यहां फ्रेम किया हुआ है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डियर स्टूडेंट्स, समराइज करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे डिस्कस हो जाते हैं। पहले लॉ की बात करते हैं हम लोग। पहले मैं यहां से लॉ को पढ़ूंगा, डिक्टेट करूंगा, फिर आपको इंटर रिलेट करके दूंगा जो पीछे से हमने पढ़ा है उसको लेकर के। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, सबसे पहली बात, जो मेटल है किसका, यहां पे आपने जो पहली प्लेट लगा रखी थी, इसका जो मेटल है वो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी, यहां से गिरने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो डाउट इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तब हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी स्मॉल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई के है। जैसा आपने देखा था यहां पे, ये आपने करंट आई ले रखा था, ये इंटेंसिटी ले रखा था, और ये इस तरह का ग्राफ मिल रहा था, पहला ग्राफ था हमारा। तो ये क्या बताता है डियर स्टूडेंट्स, ये बताता है द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहां सैचुरेशन करंट थी, तो जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी मेरे को ये सैचुरेशन करंट। रीजन बड़ा सिंपल सा है, यहां जो कोलिजन है वो 1/1 का है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसी को अपनी एनर्जी देगा, उसी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये मेरा फर्स्ट लॉ बनता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने यहां पे दिया हुआ है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब मैं सेकंड लॉ की बात करना चाहूंगा। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी मटेरियल मैंने फिक्स किया, there exists a certain minimum cutoff frequency below which the no photoelectron emit। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यहां डिफाइन करने की बात की है। however high the intensity, मैं इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाता रहा हूं, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो एमिशन नहीं होगा, यानी मुझे कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो बाहर से देनी ही पड़ेगी फोटो एमिशन के लिए। ये मेरा सेकंड लॉ है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ की बात हम लोग करेंगे। थर्ड लॉ बड़ा सिंपल सा, above the threshold frequency the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of the photoelectron directly proportional to the frequency। देखिए इस चीज को भी हम लोग बता चुके हैं, फिर एलोबरेट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था।
और ये मेरे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी थी। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ऐसा ग्राफ मैंने बनाया था, दूसरे मेटल के लिए ये ऐसा ग्राफ बनाया था। अब यहां से देखिए, एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी मैं यहां लगा रहा हूं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखिए मैंने डिस्कस किया था कि हाफ mv² जो है वो ev0 के बराबर होगा। तो बेसिकली उसी चीज को यहां पे हमने फिर दोबारा से लिखा है कि जो इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी है किसके स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर नहीं कर सकते। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। इस एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। यह चीज हम लोगों ने यहां पे दी है। अब यहां मैं अगर देखता हूं तो इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आके गिर रहे हैं कितने नहीं गिर रहे हैं, इस बात का कोई इफेक्ट नहीं है किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये मेरा थर्ड लॉ है। आप एग्जाम में डायरेक्टली इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। मैं बार बार इनको एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ लॉ जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता है कि जैसे ही फोटोन आकर के गिरेगा, जैसे ही फोटोन आकर के गिरेगा, अगर 10⁻⁹ सेकंड में फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ठीक, अदरवाइज तो ये फोटोन की एनर्जी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डिलीवर होती चली जाएगी और फोटो एमिशन नहीं होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, 1 by 1 का प्रोसेस है। टकराते ही अगर बाहर आ गया तो ठीक, अदरवाइज तो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट होकर के अपनी एनर्जी को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉज थे किससे रिलेटेड, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड। अब हम लोग बात करना चाहेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। नो डाउट इन्हीं 4 लॉज के अंदर हमारा जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते आए, जिसको हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते आए, कि लाइट हमारी जो है या एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस प्रोपेगेशन है, ऐसा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे फेलियर हुआ समझिए। लैंग्वेज क्या लिखनी है एग्जाम में वो तो आप यहां से कॉपी कर सकते हैं या रूट मेमोरी में डाल सकते हैं, लेकिन फेलियर है कैसे ये जरा समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। अब अगर मैं यहां से वेव गिराता हूं यानी कंटिन्यूअस एनर्जी गिराता हूं, तो ये जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में या 1 घंटे में निश्चित रूप से एनर्जी एक्वायर करके बाहर आएंगे ही आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वो तो 10⁻⁹ सेकंड के अंदर ही बाहर निकल के आ रहा था, अदरवाइज तो निकल ही नहीं रहा था। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट है वो यहां फेलियर है। यहां पे तो कहीं ना कहीं इंस्टेंट एनर्जी का या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ऐसा डियर स्टूडेंट्स पहले पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो फेलियर हुआ है क्लासिकल थ्योरी का वो क्या हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बहुत सारी चीजें मैंने यहां समझा रखी हैं, आप सारी एक बार जरूर पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको परेशान करें तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वैसे नया इसमें कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीजें अगर आपने वेव ऑप्टिक्स को तरीके से पढ़ रखा है, रे ऑप्टिक्स को पढ़ रखा है, इवन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ रखा है, तो ये पैराग्राफ आप बहुत आसानी से एसिमुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, no matter what the frequency of incident radiation, a light wave sufficient intensity over a sufficient time should able to impart enough energy required. Dear students, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो एमिशन नहीं होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब अगर वेव थ्योरी की बात करता हूं तो अगेन वही मेरा मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस एस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, थोड़ी बहुत देर में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और फोटो एमिशन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस होती है जो कि वेव नेचर या वेव थ्योरी कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करती। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। The energy of light
wave is smoothly and evenly distributed across the advancing wave front. वेव थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा एडवांस वेव फ्रंट होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है, उसमें एनर्जी स्मूथली हर जगह पे सेम डिवाइडेड होती है। इसका मतलब ईच इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्स एन insufficient small of energy of this energy, and so it should require a finite time to escape from metal surface, but actually the emission is almost instantaneous. तीनों ही फेलियर मिलते जुलते से हैं, इनमें डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि वेव थ्योरी कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, और जो नई थ्योरी अभी हम लेके आ रहे हैं, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो एनर्जी का प्रोपेगेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, एक तो पानी की पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आ रहा है, एक बिस्लरी की 20 लीटर की बोतल जैसे ही जरूरत होती है आप अपने घर में प्रोसीड करते हो। तो ये एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको फोटोन्स हम कह रहे हैं, जो कि हमारी नई वाली थ्योरी है आइंस्टीन की। और पुरानी थ्योरी ये है कि कंटिन्यूअस फ्लो है एनर्जी का। तो अब कंटिन्यूअस फ्लो जो एनर्जी का था वो तीन तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया, या तीन तरीके से हमने देख लिया कि ये फेलियर है। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, इंस्टेंटेनियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और एनर्जी गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1/1 इंटरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फेलियर है, और इसके बिहाफ पे अब जो नई थ्योरी आई वो आइंस्टीन ने दी, और वो क्या कहते हैं समझिए। इन्हीं तीनों एक्सप्लेनेशंस को उन्होंने रीडिफाइन किया। जो ऊपर ग्राफ हमने पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे किया। जैसे पहला है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, वन ए फोटोन एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो दो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है। पहले पैराग्राफ में ये बात बताई हुई है। ये मान लीजिए मेरे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं बाद में चल करके फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहता हूं। बाहर से जो आता है इसे मैं फोटोन कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टीन ये कहते हैं कि बाहर से आने वाले फोटोन और सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से फोटो एमिशन होता है। ये बात पहले ग्राफ में समझाई हुई है। सेकंड वन क्या कहता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निश्चित रूप से अपनी सरफेस में किसी न किसी रिस्ट्रेनिंग फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, जिसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकता हूं। इलेक्ट्रॉन का इनके पेरेंट न्यूक्लियस के साथ में जो फोर्स है वो कह सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट, अब अगर इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से अलग करना है तो कुछ एनर्जी तो चाहिए। अब जो एनर्जी चाहिए उसी को हमने कहा है यहां पे क्या, वर्क फंक्शन। जो भी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को उसके पेरेंट न्यूक्लियस से अलग करने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए, उसको हम लोगों ने यहां पे वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है। अब आगे बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड वन, ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो 1/1 का है। एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन आकर के टकराता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा फोटोन भी इसी से टकराएगा, तीसरा फोटोन भी इसी से टकराएगा, या एक फोटोन यहां कई सारे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1/1 का इंटरेक्शन है। अगर इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी एडिक्वेट है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आएगा, अदरवाइज तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को लेने के बाद अपनी जगह पे यूजुअली वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। अब अगला फोटोन आएगा, नेक्स्ट फोटोन ने अगर इसको इजेक्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया तो फर्दर ये अपनी एनर्जी को देता रहेगा। अब कंटिन्यूअसली ये एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। अगर 2, 4, 6, 10 घंटे एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता रहा तो आप सबको पता है कि माइन्यूटली टेम्परेचर राइज हो जाता है बॉडीज का, लेकिन फोटो एमिशन नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स,
अब जो एनर्जी आई उसके दो काम हुए। पहला काम हुआ लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आया, और इंपार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसी ने बेसिकली इक्वेशन की फॉर्म ले ली। और वो इक्वेशन की फॉर्म क्या थी समझिए। जो ये फोटोन आया इसकी अपनी एनर्जी h न्यू थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन को इसने इंपार्ट किया तो कुछ एनर्जी h न्यू नॉट के बराबर, जिसको वर्क फंक्शन कहा था, वो तो खर्च हो गई बाहर लाने में, और रिमेनिंग एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² हमने मेंशन की थी, इसमें मिल गई। अल्टीमेटली इन दोनों चीजों को मिलाकर के फोटो आइंस्टीन इक्वेशन बन गई, दैट इज h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। लेटर ऑन इसको कहा जाया गया hc ओवर लैम्डा इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv²। इवन दैट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस e इंटू v नॉट, वेयर v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, E is the electronic charge, h न्यू नॉट वर्क फंक्शन है तीनों ही केसेस में, चाहे तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वर्क फंक्शन w नॉट से। ये मेरी इंसिडेंट एनर्जी है, इस एनर्जी को मैंने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख लिया है। तो ये फोटो आइंस्टीन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों पैराग्राफ से मिलकर के बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है जो किसने दिए, आइंस्टीन ने दिए, बड़े काम का कॉन्सेप्ट दिया। ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और वो देते हैं, वेरी फ्यू लेस देन 1% photons whose energy is greater than work function are capable to ejecting। देखिए फोटोन तो आकर के बहुत सारे टकराए, लेकिन क्या हर फोटोन लिबरेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन फोटोन्स ही हैं जो फोटो एमिशन कर पाते हैं। अब क्यों कर पाते हैं, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक तो मेरे को समझ आता है, हो सकता है यार नोट्स में रखा हो। लॉजिक ये समझ में आता है कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है किसका, बाउंड्री का, और बाहर से मान लीजिए ये फोटोन आता है। अब ये एग्जैक्टली यहां टकराएगा तो ठीक, लेकिन इस गैप में टकरा गया तो क्या होगा, इस गैप में टकरा गया तो क्या होगा, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के अंदर चला गया तो क्या होगा, इसलिए शायद फोटो एमिशन नहीं हो पाता। तो डियर फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ 1% फोटोन्स ही फोटो एमिशन करा पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने यहां पे निश्चित रूप से दिया हुआ है इस इक्वेशन को, इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन थ्योरी, इसमें सिंपल सा अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे उसी को फिर एम्फसाइज किया हुआ है। सारे टॉपिक अगेन आपस में मिलते जुलते से हैं। फेलियर है, फेलियर का एक्सप्लेनेशन है, और नई थ्योरी का एक तरीके से प्रादुर्भाव है या इवोल्यूशन ऑफ नई थ्योरी है। देखिए क्या कहता है वो, जैसा मैंने अभी समझाया था, एक तो एनर्जी प्रोपेगेशन है, कंटिन्यूअस फॉर्म है जिसको मैंने वेव नेचर कहा है, और दूसरा है डिस्क्रीट फॉर्म में, जैसे मैंने अभी पानी का एग्जांपल लिया था। एक तो पानी की पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आता है, एक आप बिस्लरी की 20 लीटर की बोतल लेकर के आते हो हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन, व्हाटएवर, हो सकता है एक दिन में 3 भी लाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट फॉर्म है। अब इस डिस्क्रीट फॉर्म में ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनको नाम दिया है फोटोन। वर्ड तो हम बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, बहुत पहले से जानते हैं, आज भी हमने कई बार यूज किया, लेकिन ऑथेंटिकली पार्टिकल नेचर जो आइंस्टीन ने दी, अब आके भी उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, इन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और इन फोटोन की एनर्जी को h न्यू से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब इस फोटोन के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज as it travel from one medium to another medium। वेव नेचर में भी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होता। चेंज होता है तो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। हमने एक छोटा फॉर्मूला भी अभी यहां डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, क्या, hc ओवर लैम्डा इक्वल्स टू h न्यू। तो मैं यहां से ये देख सकता हूं कि जब एक रे या एक वेव या एक फोटोन, दोनों ही थ्योरी इसके अंदर आ गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
क्या चेंज होता है? लैम्डा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट उसने पहले पार्ट में दिया। दूसरे में दिया फोटोन की वेलोसिटी चेंज होने का। फोटोन का जो रेस्ट मास है, पहली बात तो फोटोन रेस्ट में होता नहीं, अगर फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास जो है वो कितना होता है? 0 होता है, ऐसा हम लोगों ने यहां पे कहा। और फोटोन की जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, कहां? वैक्यूम में। यानी कई सारी चीजें जो वेव नेचर थी उससे मिलती जुलती हैं और कई सारी चीजें फर्क। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे चौथे एस्पेक्ट में ऐसा पढ़ रखा है कि जो आइंस्टीन ने एनर्जी का रिलेशन दिया वो क्या दिया था? E = mc² दिया था। ये कॉन्सेप्ट हमारा पुराना। ये नया दैट इज h न्यू। यहां से हम लोग मास को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मास ऑफ ए फोटोन = h न्यू ओवर c²। ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने 4 सुझाए फोटो आइंस्टीन थ्योरी के लिए। आगे बढ़ना चाहेंगे, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो P = m/c और मैं यहाँ पे m की वैल्यू डाल सकता हूँ तो h/λ के बराबर आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगेन देखिए, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, फिर इसके बाद में कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन के बाद में हमने फेलियर बताया जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी वेव नेचर। फेलियर के बाद में हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सुझाया कि भैया ऐसा एनर्जी का प्रोपेगेशन हो सकता है। अब हम फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर फॉलोज। फिर मैं वही कहूंगा, सारी चीजें यहां पे अगेन रिपीटेड है, ठीक है। पार्टिकल्स को फोटोन कहा है, एनर्जी को h न्यू ओवर c या मोमेंटम को h/λ कहा है। हर फोटोन की एनर्जी सेम होती है, हर फोटोन का मोमेंटम सेम होता है। फोटोन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटोन्स की जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो परफेक्टली इलास्टिक है, उसमें मोमेंटम एज वेल एज टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन थे जो आइंस्टीन की थ्योरी के बेसिस पे निकल के आते हैं। अब यहां से एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। अब तक तो सारी थ्योरेटिकल बातें थी और वही 4 बातें थी, उन्हीं को अलग अलग शब्दों में बोलना था या लिखना था। कैसे बोलना था, कैसे लिखना था, ये मैंने यहां नोट्स में आपको डिक्टेट कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां से मैं अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन की बात करता हूं तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको याद हो तो आज की ही क्लास में एक असाइनमेंट मैंने आपको छोड़ा था स्लोप ऑफ द लाइन वाला, वही है, उसी को देख लीजिए, आपका आंसर भी यही मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या थी मेरी, h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन थी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ mv² लिखा था, ठीक है। अब मैं क्या इस इक्वेशन से h को सेपरेट नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं डियर स्टूडेंट, समझिए। h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं क्या, ev0। यहां से डियर स्टूडेंट्स मैंने सेपरेशन किया, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को ही मैं अगर डिनोट करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो वो ये वाली थी। यहां पे नीचे मेरा फ्रीक्वेंसी था और यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था। इस स्लोप की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये स्लोप हम लोग मैथमेटिक्स की हेल्प से निकालेंगे। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। यहां पे m इसका स्लोप है और c कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए किस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और वही स्लोप। आप इसको यहां निकालिए या यहां निकालिए। यहां से अगर आप डायमेंशनली इसको करेंगे तो और कंपैरेटिवली आसानी से आ जाएगा। tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू AC/BC और AC की जो वैल्यू है
वो मेरे पास निकल के आती है H, और जो नीचे BC है वो निकल के आती है E। H और E दोनों ही कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, और ये कांस्टेंट मिलकर के बनाते हैं क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट H। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ बचता है तो असाइनमेंट की फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है ही, तो आप असाइनमेंट की फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। इक्वेशन में EV नॉट इक्वल्स टू HU माइनस W नॉट, यहाँ से V नॉट को मैंने क्या किया, सेपरेट किया, तो ये जो मेरे पास E है यहाँ नीचे पहुंच गया, तो H अपॉन E इंटू V आ गया, और वर्क फंक्शन ओवर E आ गया। अब इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया है y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो ये पोर्शन मेरा c है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और v को कंपेयर किया मैंने x से, और h अपॉन e मेरे पास आ गया m से। आप इस काम को डायमेंशनली भी करके दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्लोप ऑफ लाइन है वो हम लोगों को h की वैल्यू देता है। डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। Example 1, using the graph shown in figure for stopping potential, y is the incident frequency of photon, calculate the Planck's constant। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमने, और कुछ नहीं कर रखा। जो ऊपर फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले हम लोग यहाँ पढ़ के आए हैं, बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है, वैल्यू डालनी है, और आपको h की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि कांस्टेंट है। आई होप सो आप इसको कर पाएंगे, एंजॉय करेंगे। अगेन असाइनमेंट की फॉर्म में यहाँ आगे ये 1-2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी कहीं भी डाउट आपको आता है तो आप जरूर व्हाट्सएप करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन यहाँ थ्योरेटिकल आपको मिल रहे हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल भी मिल रहे हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोग करके देखेंगे, काफी कुछ काम आपके पास हो गया। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ नहीं करा सकता, लेकिन आपको असाइनमेंट की फॉर्म में ये मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आई होप सो आप एंजॉय करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।